हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बाबू, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस केंद्रक। लेकिन केंद्रक किसके अंतर्गत आता है मैं बता दूं आपसे कि यह कोशिकांग के अंतर्गत आता है। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। आइए पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, अध्याय संख्या 5, यानी कि चैप्टर संख्या 5 है। इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बाबू, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ और 6 भाग तक बना चुका हूँ, यानी कि पार्ट 6 तक बना चुका हूँ। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है 7वां भाग, यानी कि 7वें भाग में मैं आपको बताऊँगा न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले कि केंद्रक कोशिकांग के अंतर्गत कैसे आता है, मैं आपको बताता हूं कि कोशिकांग क्या होता है। आइए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। लेकिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कोशिकांग क्या होता है। देखिए, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेलिज। ध्यान देना होगा बाबू यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कोशिकांग। अब कोशिकांग क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर द्वारा दर्शा देता हूँ। देखिए, इसको कहते हैं हम सेल, ये सेल है और बीच में उपस्थित न्यूक्लियस है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, न्यूक्लियस के बारे में ही आज हमको पढ़ना है। लेकिन अभी मैं इसको बताता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए कि कोशिकांग क्या होता है। बाबू, मैं बात बता दूं कि ये कोशिका है और कोशिका के अंदर बहुत सारे द्रव्य पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसका अगर सुचारू से डिफिनेशन देना एकदम शॉर्ट भाषा में या शॉर्ट लाइन में देना हो तो आप कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। कोशिका द्रव्य में उपस्थित, कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं या कोशिकांग कहलाती हैं। झिल्ली युक्त संरचनाएं को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अब भाई, कोशिकांग आप समझ क्या रहे हैं कि कोशिकांग क्या होता है। देखिए बाबू, ये जो है कोशिकांग क्या होता है, मैं आपको एकदम सरल भाषा में बता देता हूं कि कोशिकांग क्या होता है। ये है कोशिका, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं को हम कोशिकांग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि झिल्ली युक्त मैं नाम क्यों ले रहा हूं, तो ये मैं बता दूं आपसे कि जो भी कोशिकांग इसमें उपस्थित होता है, कोशिका के अंदर जो भी अंग उपस्थित होते हैं वो झिल्लियों द्वारा घिरे हुए पाए जाते हैं। ये झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ पाए जाते हैं। और ये झिल्ली एकल कला या द्विकल हो सकता है, यानी कि दोहरी हो सकता है या एकल हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिकांग जो पाए जाते हैं कोशिका के अंदर वो झिल्ली युक्त होते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के कोशिका में झिल्ली पाया जाता है, कोशिकांग में झिल्ली पाया जाता है, और किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाया जाता है। इससे पहले कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में और चर्चा कर लूँ, ध्यान दीजिएगा बाबू। जो अभी अभी मैं बताया हूं कि झिल्ली युक्त, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू, यूकैरियोटिक सेल्स में। अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। बस इतना जान लीजिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, जिसको हिंदी में सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं, उनकी जो कोशिकांग होते हैं बाबू, उनकी कोशिकांगों में झिल्ली पाई जाती है चारों तरफ से, उस कोशिका के अंग को चारों तरफ से ढकने का कार्य करती है। चलिए ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिका झिल्ली युक्त पाया जाता है तो यह इसका विशिष्ट लक्षण होता है। सबका एक विशिष्ट कैरेक्टर होता है, इसी तरह से इसका भी एक विशिष्ट कैरेक्टर होता है, यानी कि लक्षण होता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोशिकांग के कुछ यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, इसको आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए हम बताते हैं कुछ कोशिकांगों का नाम। सामान्य तौर पे हमको क्या पढ़ना है बाबू
कि कोशिकांग में हमको पढ़ना है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कैसे कोशिकांग के अंतर्गत आ जाता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ कोशिकांग का मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए केंद्रक, केंद्रक, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, पहला हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा। तीसरा, ये मैं जो लिख रहा हूं अंग वो विशिष्ट अंग है, इसका महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जो है इसका अंग है, जिसके बिना ये बिल्कुल चल नहीं सकता है, ठीक है ना। और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम तीसरा आपको बता देते हैं कि तीसरा क्या होता है। तीसरा होता है लवक, लवक जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लास्टिड। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लवक, जो रंग देने का कार्य करता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना, अगले वीडियो में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चौथा मैं आपको बता देता हूं, चौथा ऑर्गन्स कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं अंतःप्रद्रवयी, अंतःप्रद्रवयी जालिका, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको ईआर के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईआर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पांचवा जो है, पांचवा होता है गल्जी काय, गल्जी काय, इसको कहते हैं इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। और बाबू जो छठवां होता है उसको कहते हैं लयन काय, छठवां होता है लयन काय, इसको कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। और ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं सातवां, ठीक है ना, 7 नंबर यहां लिख देता हूं मैं, रसधानी, रसधानी यानी किसको कहते हैं हम, वैक्यूल, इसको वैक्यूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैं अंग लिख दिया हूँ बाबू, ये सारे कोशिका के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसके बिना बिल्कुल कोशिका अधूरा रहता है। तो हमको केवल महत्वपूर्ण जो विशेष रूप से जिसका अध्ययन करना है वो है सारे ये अंग, ठीक है ना। और इसी के देखिए, इसको सारे को एक बार में हम कह देते हैं कोशिकांग, इस सब को अंगों को हम कहते हैं कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंग, ठीक है ना। अब हमको जानना है बाबू, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक था बाबू वो है केंद्रक, ठीक है ना। तो हमको चलिए हम आप लोगों को केंद्रक पढ़ा देते हैं कि ये केंद्रक क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आइए हम आपको पढ़ा देते हैं और बता देते हैं कि केंद्रक क्या होता है, ठीक है ना। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक, न्यूक्लियस। बाबू अभी मैं बताया कि इसकी स्थिति कहां होती है, कोशिका के अंदर, कहां कोशिका में कहां इसकी स्थिति होती है, लोकेशन कहां देखने को ये कहां मिलता है, बीच में। लेकिन मैं बात बता दूं कि ये जो है जंतु कोशिकाओं में बीच में पाया जाता है, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं कि पादप कोशिकाओं में कहां पे पाया जाता है, तो बाबू पादप कोशिकाओं में थोड़ा सा बीच से हटकर साइड में पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो पादप जो कोशिका जो होता है ना बाबू, उसके अंदर वैक्यूल जो पाया जाता है, रसधानी, अभी मैं 7वें नंबर में जो रसधानी लिखा था, वो 7वें नंबर का रसधानी जो होगा पादप कोशिका में एक ही पाया जाता है पर बड़ा पाया जाता है। तो बड़ा पाया जाने के कारण ठीक है ना, ये थोड़ा सा साइड में होता है, ये थोड़ा सा साइड में होता है, बड़ा पाया जाता है इसलिए ये थोड़ा सा साइड में होता है, वैक्यूल बड़ा पाया जाता है इसलिए ये साइड में होता है, इतना समझ लीजिएगा पादप कोशिका में। चलिए ठीक है कि यहां पर मैं आपको बताया बाबू कि
इसकी लोकेशन कहाँ होती है न्यूक्लियस की, तो बीच में होती है। कहाँ होती है बाबू, बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए, इसका कैरेक्टर जान लिया जाए बाबू। तो मैं बात बता दूं कि यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है कोशिका के संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित और नियंत्रण का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा शरीर जो है ना बाबू, शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं या जो भी हम कार्य करते हैं उसका नियंत्रण और नियंत्रित कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। उसी तरह से इस कोशिका के अंदर जितनी क्रियाएं और प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसको नियंत्रित और नियंत्रण या कोऑर्डिनेशन करने का कार्य कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, केंद्रक, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा बाबू, इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसकी खोज किसने किया था बाबू, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट जो है ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन किस सन में किया था बाबू, तो सन 1831 में किया था। किस सन में किया था, सन 1831 में किया था, ठीक है ना, सॉरी सन 1831 ईस्वी में किया गया था, देख लीजिए यहां पे, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि यह कोशिका में कितनी संख्या में उपस्थित होता है, यानी कि एक कोशिका में इसकी कितनी उपस्थिति होती है संख्या में, एक कोशिका में कितनी संख्या पाई जाती है। तो बाबू कभी भी ध्यान में रखिएगा और इसको गांठ बांध लीजिएगा कि एक कोशिका में सामान्य तौर पर केवल एक ही केंद्रक होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ सेल्स होते हैं जिनमें एक से अधिक पाया जाता है। अब अगर एक से अधिक पाया जाता है तो उस कोशिका का नाम ही कुछ रख देते हैं। जैसे एक पाया जाता है तो एक केंद्रकीय, दो पाया जाता है तो दो केंद्रकीय, तीन पाया जाता है तो तीन केंद्रकीय, या तीन से अधिक पाया जाता है तो उसको हम बहुकेंद्रकीय कोशिका के नाम से जानते हैं। ऐसा भी है, लेकिन सामान्यतः अगर हम पढ़ते हैं तो एक कोशिका में एक न्यूक्लियस ही पढ़ते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि किसमें कितना न्यूक्लियस पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि हमारा जो लीवर है बाबू, यकृत है, उसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें कितनी संख्या पाई जाती है केंद्रक की, तो एक कोशिका में केंद्रक की संख्या 2 होती है। कितनी होगी बाबू, 2 होगी, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जो हमारा कार्टिलेज है, जो छोटी छोटी जो हड्डियां हैं, ठीक है ना, नमयुक्त या नरमयुक्त जो भी हैं, ठीक है ना, लचीला जो हड्डियां पाई जाती है छोटी छोटी, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं और हिंदी में उसको उपास्थि कहते हैं। उसकी कोशिका में भी 2 कोशिकाएं, 2 केंद्रक ही उपस्थित होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ और भी मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना, उस पैरामीशियम में भी 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लघु केंद्रक, एक पाया जाता है गुरु केंद्रक, यानी कि एक बड़ा और एक छोटा पाया जाता है, 2 केंद्रक उसमें भी पाए जाते हैं। चलिए एक और मैं बता देता हूं कि कुछ कवकों में भी 2 जो है केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि 3 केंद्रक किसमें पाया जाता है, तो आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूं कि किसमें जो है 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो सिनकाइट्रियम कवक होता है, सिनकाइट्रियम देख लीजिए, सिनकाइट्रियम एक प्रकार का ये कवक है, ठीक है ना, यानी कि फंजाई है और फंजाई है, ठीक है ना, सॉरी फंजाई है, ठीक है ना। और इस फंजाई में सिनकाइट्रियम में जो है केंद्रक कितने पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसकी कोशिका में 3 केंद्रक पाए जाते हैं, 3 न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि भाई किस तरह से न्यूक्लियस दर्शाया जाएगा केंद्रकों में। चलिए ठीक है, अब मैं कोशिका में, चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कुछ कोशिका के और भी कैरेक्टर मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यह कोशिका की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है, यानी कि जितने जैविक क्रियाएं होते हैं, नए सबस्ट्रेट का निर्माण होता है इसके अंदर, उस सारे के सारे कौन कार्य करता है बाबू, कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, कंट्रोल चैम्बर कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कंट्रोल चैम्बर। देखिए कंट्रोल चैम्बर के नाम से हम क्यों जानते हैं इसको, नियंत्रित कक्ष के नाम से क्यों जानते हैं भाई, क्योंकि जितनी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न की जाती हैं या नियंत्रित की जाती हैं
या इससे निर्धारित की जाती हैं, सारा का सारा नियंत्रण यही करता है। यानी कि इसी के कारण इसमें जो है नए जैविक अणुओं का निर्माण होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं कि बाबू अगर सामान्य तौर पर केंद्रक का साइज कितना होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि केंद्रक का साइज वास्तव में अगर देखा गया है तो बताया गया है कि इसमें जो किसी भी कोशिका में केंद्रक जो है उसके केंद्रक द्रव्य पर निर्भर करता है। ठीक है ना। केंद्रक द्रव्य कितनी की संख्या में पाई जाती हैं या कितनी मैट्रिक्स पाई जाती हैं, उसके हिसाब से ज़्यादा पाया जाता है तो ज़्यादा अगर पाया जाएगा तो केंद्रक थोड़ा बड़ा होगा, अगर केंद्रक द्रव्य कम पाया जाएगा तो छोटा केंद्रक होगा। तो अगर हम बात कर ले कि एक सिंपल सी प्लांट सेल के केंद्रक के बारे में, तो प्लांट सेल का जो साइज होता है बाबू वो होता है 3 से 25 माइक्रोमीटर का। कितना होता है अगर प्लांट में देखा जाए बाबू, ठीक है ना, प्लांट सेल में देखा जाए, प्लांट सेल में अगर न्यूक्लियस देखा जाए कि इसकी साइज कितनी होती है, तो बाबू इसकी जो साइज होगी वो होगी 3 से 25 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जंतु कोशिका में या और भी जो प्लांट को होते हैं या और भी जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें यही देखा गया है कि यही जाना गया है कि उसके जो केंद्रक द्रव्य है, ठीक है ना, केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक में पाया जाने वाला जो भी पदार्थ है, अगर ज्यादा पदार्थ पाया जाता है तो ज्यादा बड़ा होगा, अगर कम पाया जाता है तो कम ही होगा। इसलिए इस किस पर निर्भर करता है बाबू, केंद्रक द्रव्य पर निर्भर करता है। इतना समझिएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म पर निर्भर करता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना, वहां पे आप जाकर के देख लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका फिगर कैसा होता है, इसको ये देखने पर कैसे प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है, तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको फिगर द्वारा समझा देता हूँ, बता देता हूँ बना करके यहाँ पे, ठीक है ना। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं कि न्यूक्लियस का फिगर अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कैसा होगा, ठीक है ना। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू मैं यहाँ पे फिगर दर्शा दिया हूँ, आप देख सकते हैं कि इसका फिगर जो है यानी कि स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना कैसा होता है, ठीक है ना। आपको मैं इसको थोड़ा सा चर्चा कर लूँ इसका कि ये क्या क्या होता है। सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, बस सिर्फ आप देख लीजिए। देखिए ये है केंद्रक का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसमें जो पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर, इधर देखिए, केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर, यानी कि केंद्रक के जो कवर्ड होता है, जो चारों तरफ से न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं केंद्रक कला, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखा हूँ केंद्रक कला। देखिए बाह्य कला और मध्य कला, दो कलाएं पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना, मध्य कला और बाह्य कला, यानी कि इसको हम कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक के चारों तरफ घेरने वाला इन्वेलोप, ठीक है ना। तो इन्वेलोप में कहीं कहीं पे छिद्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। और ये क्या करता है बाबू कि ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का दोनों का जो है आदान प्रदान कराता है। इस छिद्र द्वारा अनेक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव्य, देखिए केंद्रक द्रव्य है, यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को यानी कि पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह है विषम गुणसूत्रीय तंतु। विषम गुणसूत्रीय तंत्र का मतलब होता है कि यह वास्तविक गुणसूत्र नहीं, वास्तविक गुणसूत्र इसको हम नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ डिफरेंस टाइप के इसमें क्रोमोजोमल थ्रेड्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं गुणसूत्रीय तंतु। यानी कि देखिए हेट्रोक्रोमैटिन फाइबर्स, यानी कि विषम, सेम नहीं होता है, अलग अलग तरह का जो है गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं जिसको हम नाम देते हैं विषम गुणसूत्रीय तंतु, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि परिकेंद्रकीय अवकाश। परिकेंद्रकीय अवकाश का मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बताया कि इस भाग को हम कहते हैं केंद्रक कला, यानी कि चारों तरफ पाए जाने वाली कला को हम केंद्रक कला कहते हैं। और केंद्रक कला दो कलाओं से घिरा होता है, यानी कि केंद्रक दो कलाओं से घिरा होता है, पहला बाह्य कला और दूसरा अंतः कला। दोनों कला के बीच में जो संरचनाएं, जो खाली भाग दिखाई देती है उसको हम कहते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश, यानी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंतः केंद्रकीय गुणसूत्र। अंतः केंद्रकीय गुणसूत्र का मतलब कि न्यूक्लियोलस के अंदर, ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, और इसके अंदर जो है केंद्रिका के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केंद्रिका, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ठीक है ना,
न्यूक्लियोलस। ये केंद्रिका के अंदर जो है कुछ भाग पाए जाते हैं, गुणसूत्र के कुछ भाग पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं केंद्रीय अंतः केंद्रीय गुणसूत्र, यानी कि इसके अंदर भी कुछ गुणसूत्र उपस्थित होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं अंतः केंद्रीय गुणसूत्र। अब है यहाँ पे बाह्य कला और अंतः कला, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बाह्य अंदर जो होता है कला, ठीक है ना, उसको हम अंतः कला कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसको हम बाह्य कला कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ आइए हम आपको बता देते हैं कि ये कला जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, जो केंद्रक कला दिखाई दे रहा है, इस केंद्रक कला पर, इस केंद्रक कला के चारों तरफ जो है यहाँ पे अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखाई दे रहा है आपको, अंतःप्रद्रव्य जालिका यहाँ पर उपस्थित होता है, पाया जाता है इसके कला के ऊपर, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है कुछ जो उसका सतह होता है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। चलिए ठीक है कि राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर राइबोसोम्स पाया गया। अगला है गुणसूत्रीय तंतु। देखिए यहाँ पर कह रहा है सुगुणसूत्रीय तंतु, यानी कि यू, और यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है सत्य, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये टोटल भाग को हम कहते हैं यूक्रोमैटिन फाइबर्स, यानी कि इसी से हमारा वास्तविक गुणसूत्र का निर्माण होता है। कब होता है बाबू? जब कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, तो केंद्रक विभाजन करता है तो ये जो है फीते के आकार का बन जाती है और गुणसूत्र की संरचना बना लेती है, तो इसको हम कहते हैं सुगुणसूत्रीय तंतु, यानी कि ये वास्तविक गुणसूत्र होता है जो गुणसूत्र का निर्माण करता है। और बीच में जो ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है, अर्धचंद्राकार संरचना दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं केंद्रिका। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू कि इतने भाग में इसका मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बाबू? मुख्य 4 भाग होते हैं जो केंद्रक का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। कौन कौन से होते हैं बाबू? पहला होता है इसका केंद्रक कला, ये हो गया केंद्रक कला। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं, पहला इसका केंद्रक कला, पहला हो गया केंद्रक कला, ठीक है ना। और दूसरा जो भाग इसका होता है बाबू वो होता है केंद्रक द्रव्य। देखिए इसका दूसरा भाग किधर गया? केंद्रक द्रव्य, इधर ही मैं लिखा था कहीं, देखिए ये है केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केंद्रक द्रव्य। दूसरा केंद्रक द्रव्य, यानी कि कोशिका केंद्रक को बनाने के लिए इसके मुख्य भाग कितने होते हैं जो इस बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो पहला मैं बताया केंद्रक कला, ये चारों तरफ से केंद्रक कला। दूसरा केंद्रक द्रव्य, इसमें केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य में सारा चीज आ जाएगा केंद्रक के अंदर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, तीसरा आता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, तीसरा आ गया न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, तीसरा आ गया न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बीच वाला भाग। और चौथा जो होता है बाबू वो होता है क्रोमैटिन जालक। देखिए क्रोमैटिन जालक, ये जितनी भाग आपको दिखाई दे रहे विशेष रूप से, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन जालक। ये भी है, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, विषम गुणसूत्र आ जाएगा, अंतः केंद्रकीय गुणसूत्र आ जाएगा, सारा का सारा इसमें आ जाता है, ठीक है ना, जालक में। किसमें? तो इसको कहते हैं क्रोमैटिन जालक। यहां पर मैं चौथा भी लिख देता हूं, यहां पर चौथा क्रोमैटिन जालक, क्रोमैटिन जालक, ठीक है ना। तो 4 मुख्य रूप से भाग होते हैं। अब चारों मिल करके इस केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। बाबू ये चीजें मैं आपको बता दूं कि पहला जो केंद्रक कला दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक कला वास्तव में क्या होता है। तो बाबू मैं बता दूं कि केंद्रक कला केंद्रक को चारों तरफ से ढके रहने का कार्य करता है, ठीक है ना। और यह केंद्रक कला जो है केंद्रक द्रव्य इसमें पाए जाने वाले पदार्थ और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ का आदान प्रदान कराने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेमी परमेबल झिल्ली का बना होता है, ठीक है ना, ये भोजन को क्या आदान प्रदान कराता रहता है, मटेरियल्स को आदान प्रदान कराता रहता है। चलिए ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये 2 झिल्लियों का बना होता है। कौन कौन सा? बाह्य कला और अंतः कला। देखिए, और इसके बीच वाले भाग को हम कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। बहुत ही अच्छा, आपको समझ में आया बाबू। अंदर की तरफ देखिए, जो इस पे मैं बताया था कि केंद्रक कला पर क्या क्या पाया जाता है, तो बाबू अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाता है और राइबोसोम्स पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर जो है राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस का स्थल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कराते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोशिकांग के 2 ऑर्गन्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब मैं आपको बता दूं बाबू कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है। केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना, दूसरा केंद्रक द्रव्य है। तो बाबू केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को या पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं।
इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं बाबू, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, जो भी इसके अंदर पार्ट्स दिखाई देता है ये क्या चीज़ के बने होते हैं या क्या उनमें पाया जाता है। चलिए ठीक है, एक सामूहिक रूप से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आरएनए, डीएनए, ठीक है ना, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड और खनिज लवण, इसके साथ साथ क्रोमैटिन जाल भी पाया जाता है। और समूचे को हम क्या नाम देते हैं बाबू, केंद्रक द्रव्य। ये चीजें भी आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, तीसरा क्या होता है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है कि ये अम्लीयता को दर्शाता है, केंद्रक में उपस्थित अभिरंजित होता है और अभिरंजित होने के कारण, जो अम्लीय अभिरंजित होने के कारण ये अम्लीयता को भी दर्शाता है। इसमें खासकर क्या क्या पाया जाता है बाबू, इसमें पाया जाता है प्रोटीन और आरएनए। लेकिन एक बात और है कि प्रोटीन और आरएनए ये तो संपूर्ण इस भाग को बनाता है और इसी में ये पाया जाता है, इसमें सिंथेसिस भी होता है, संश्लेषण भी कराया जाता है। और संश्लेषण कौन कराता है भाई, तो संश्लेषण कराता है डीएनए, ठीक है ना। तो कुछ मात्रा में डीएनए होता है जो इसके संश्लेषण में भाग लेता है। चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं चौथा भाग, ठीक है ना, क्रोमैटिन जालक। देखिए क्रोमैटिन जालक गुणसूत्र का पहला जो है क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है, यानी कि इसी से गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमैटिन से, क्रोमैटिन जालक। अब बाबू क्रोमैटिन जालक क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्रोमैटिन जालक बाबू रंगीन होता है, इसके अंदर ये जितनी धागा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, जितना संरचना ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुंडलीकृत संरचना दिखाई दे रही है, ये रंगीन होता है। कैसा होता है बाबू, तो रंगीन होता है। इसकी संरचना जो है ये कब गुणसूत्र का निर्माण करता है, जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होगा और ये गुणसूत्र का निर्माण कर देता है, ठीक है ना, गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि गुणसूत्र क्या होता है, सर बार बार नाम ले रहे हैं कि गुणसूत्र गुणसूत्र, तो गुणसूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी जीवधारियों में गुणसूत्र उपस्थित होता है। सभी जीवधारियों की कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होता है। जो अनुवांशिक सूचनाएं उसमें निहित होती हैं, उसमें जीन पाए जाते हैं और जीन लक्षणों को निर्धारित कराता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। जैसे अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए सांवला, गोरा, या फिर छोटा कद, बड़ा कद, या फिर किसी शरीर में अंग का अंग, जैसे मान लीजिए कि बाल हमारा है तो बाल काला है, घुंघरूला है, ये सारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं। आँख कैसा है, काला है, भूरा है, ये अनुवांशिक लक्षण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। जैसे पिता के सर में थोड़ा बाल है तो पुत्र में भी थोड़ा बाल आएगा, उसके पुत्र में भी थोड़ा बाल आएगा। इस प्रकार से अनुवांशिक लक्षण होता है और ये गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। कौन, क्रोमैटिन जालक गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र एक अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है, ठीक है ना। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि कोशिका जो होता है बाबू, वो केंद्रक जो होता है, केंद्रक कोशिकाओं में कितनी संख्या पाई जाती है या किसमें पाया जाता है, और जिसमें पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता है उसमें क्या कहते हैं। देखिए बाबू, कोशिका में केंद्रक पाए जाने के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पाए जाने के आधार पर, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हो जाएगा बाबू यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल। देखिए बाबू, यहाँ पे आपको समझना होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। मैंने बताया कि केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसके आधार पर, तो जीव के कोशिकाओं में पाए जाने के आधार पर, क्या कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कैसे समझेंगे इसको, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यहां पर हम लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ना बाबू, ये ग्रीक वर्ड है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव का हिंदी होता है आद्य या असत्य, असत्य। और जो कैरियोटिक शब्द है बाबू, वो कैरियोन शब्द से बना हुआ, ये एक प्रकार का ग्रीक भाषा है। कैरियोन, कैरियोन से, कैरियोन का मतलब होता है
न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस कोशिका में असत्य रूप से केंद्रक उपस्थित होता है यानी कि नहीं पाया जाता है, उसको हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या होगा, किस प्रकार के जीव में केंद्रक अनुपस्थित होता है बाबू? तो मैं बता दूं उदाहरण पे, शैवाल, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और विषाणु, ये जो होते हैं वो आधे सेल्स होते हैं, इनमें जो है न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब बाबू बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो इसको भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, यूकैरियोटिक सेल। सेम इसी तरह से हो जाएगा। यहां पर ये ग्रीक वर्ड है, यू का अर्थ होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है सत्य। देखिए सत्य और सत्य, और यहां पर जो कैरियोटिक है वो हो जाता है कैरियोन। यहां पर देखिए कैरियोन, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। यानी कि जिस कोशिका में सत्य रूप से केंद्रक उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और उदाहरण में आ जाएगा पादप और जंतु की कोशिकाएं, और भी जो हर जीव जंतु होते हैं उनमें या बहुकोशिकीय होते हैं उनमें ये केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाबू आज मैं आपको बताया कोशिकांग में केंद्रक के बारे में। तो बाबू ये वीडियो आपको कैसी लगी? सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि जो भी क्लास 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आपके साथ में या दोस्त में, तो उन लोगों को आप इस वीडियो का लिंक भेजें और वो भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।